नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक सामाजिक कहानी है। शिखा ने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। 25 की उम्र में इतना सब कुछ देख लिया कि बस ऐसा लगता था कि बस अब जीवन खत्म हो जाए, बहुत हो चुका। हर क्षण उसे यही लगता। असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जा रही है और उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन बिखर जा रहे हैं। पलंग पे लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गई। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाले पे पड़ी, जिस पे बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह से दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास जरूर हो रहा था। वो उसे एक टक देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित सा कर देता है। उसे लगता है जाल में फंसी हुई मकड़ी की तरह उसका जीवन भी ऐसा ही हो गया है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को। हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फ़ोन आता है। हमेशा एक ही बात पूछती है, कैसे ये लोग हैं शिखा? शेखर कैसा है? उसके माता पिता का व्यवहार तो ठीक है ना? चल बढ़िया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ उसे बार बार कुदेरती, पर जवाब हमेशा एक सा ही होता, हाँ मम्मी, सब अच्छे हैं। वैसे भी उस उत्तर के जीवन की नियति उसकी बन चुकी थी। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जबान से केवल एक ही शब्द निकलता कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले। पहले ही उसके माँ बाप उससे कितने दुख पाए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े हुए माँ बाप के लिए ये कितना ही दुखद अनुभव था कि 25 की उम्र में ही उसकी बेटी की दूसरी शादी करनी पड़ी है। यही सब सोचते हुए आंखें डबडबाई। पीली रोशनी उसे अब चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने उठकर लाइट बंद कर दी और दोबारा लेट गई। आंसू बरबस ही निकल के गालों पे लुढ़कने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था। पंछी की तरह स्वच्छंद खिली खिली पढ़ाई लिखाई करती, खेलते कूदते और एक अबोध युवती। माँ बाप भले ही ज़्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिला के बहुत ही अच्छा था। वैसे भी घर में था भी कौन, अम्मा बाबूजी, वह खुद और छोटा भाई नवीन, जो अभी हाल में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पे माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी। फिर सभी को लगा पहले लड़की के हाथ पीले हो जाए, फिर नवीन के बारे में सोच सकते हैं। खुद नवीन भी यही सोचता था। शिखा परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो 22 भी पूरा नहीं हुआ। उसने बहुत विरोध किया। लाड प्यार में पड़ी शिखा का विरोध सफल भी हो जाता, पर उसके साथ ही एक घटना घट गई। पड़ोस के त्रिभुवन जी के लड़के की शादी में शैलेश और उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। त्रिभुवन जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की विभा शिखा की अच्छी सहेली थी। घर पे आना जाना था। शिखा के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ पिटाया। इसके दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हो गए। शैलेश के परिवार जल्द ही विदा तो हो गया, पर थोड़ी ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव ये था कि शैलेश और शिखा की शादी हो जाए। शिखा के पिताजी शादी के बारे में तो सोच ही रहे थे, पर यह बात तो अभी केवल सोच में ही थी। जीवन में इस तरह की कई घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही स्थिति सामने आके खड़ी हो जाए तो वो हड़बड़ा जाता है। शिखा के घर वाले इस अप्रत्याशित स्थिति से असमंजस में पड़ गए। क्या करें क्या ना करें। पहले तो यही सोचा था कि अभी से शादी करके क्या ही करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है, और ऐसी भी कोई कम उम्र तो नहीं है, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है, और फिर 2-3 साल के बाद तो परेशानी शुरू हो जाएगी। तब फिर दुनिया के भर भागते फिरना, और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम होगी, सो अलग। फिर इससे अच्छा परिवार भला और कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पे हैं, और अभी काफ़ी नौकरी बाकी भी थी। उनके परिवार में कोई लड़की भी नहीं है, बस एक छोटा भाई जरूर है। सीमित सा परिवार है। इससे अच्छा विकल्प मिलना मुश्किल था। और फिर शिखा को भी इससे सशक्त विरोध रहा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में भी औसत थी, और जीवन के बारे में कोई भारी योजनाएं भी नहीं थी उसकी। कुल मिला के चट मंगनी पट गया। सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती शिखा विदा हुई और शैलेश के घर पहुंच गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाके वो जरा सा संतुष्ट भी नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या ने आग में घी का काम किया, और धीरे धीरे छोटे से असंतुष्टि के बीज ने
दावा नल का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात में शिकवा शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती अगर शैलेश भी खुद अपने माता पिता के सुर में सुर मिला के बोलने न लगता। शिखा सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की ही थी। जब शैलेश अपने साथ काम कर रही लड़कियों से शिखा की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता उसके लिए एक प्रोफेशनल लड़की ही ज़्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, शिखा का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहाँ तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सर के ऊपर गुजरने लगा तो उसे भी मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उसके पाँवों के नीचे जैसे जमीन ही खिसक गए। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, मनुहार मन्नतें की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। और फिर धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पे शैलेश उसके साथ मारपीट करने लगे। सारे घर वाले मूक दर्शक बनकर बस तमाशा देखते। शिखा को लगा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए वो घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। नवीन तो गुस्से के मारे बिल्कुल पागल हो गया। पिताजी ने ताऊ जी को बुलवाया। सलाह मशविरा चल रहा था कि एक दिन शिखा के नाम पे तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वो मतभेद की घटनाओं से दुखी हुई, पर उन्हें इस परिणाम का जरा सा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े के तो जीवन में बहुत देखे थे, लेकिन सभी लोग बातें ना न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचाने की करते थे। पर अंततः परिणति ने सब मंगलमय ही देखी थी। पर खुद के साथ घटित होते देख वो बिल्कुल ही टूट गए। वे ताऊ जी को लेकर शैलेश के घर भी गए, पर वहाँ कोई परिणाम नहीं निकला। इस प्रकार से शिखा का तलाक हो गया और जिंदगी इसी तरह से गुजरने लग गई। माँ बाप की हालत देखकर शिखा का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे ऐसा लगता था कि उनकी इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। उसका गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता और मन ही मन वो घुटते रहती। उधर अम्मा बाबूजी और नवीन भी उसकी ये हालत देखकर दुखी होते, पर उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। उन्होंने उसके आगे पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती फॉर्म भी भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और एक दिन तलाक की कार्रवाई पूरी तरह से हो गई। शिखा ने भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है उसे वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर स्वयं नहीं जानता उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफ़ी समय निकल चुका था और नवीन की भी शादी की बात चलने लगी थी। लोग बातचीत करने आते, पर शिखा का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता। शिखा को बस लगता कि अब बस धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। नवीन को भी उसकी बहुत चिंता होती। उसने अम्मा बाबूजी पे जोर डाला कि वो दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी कर लें। शिखा इस बात को सुनकर बहुत जोर भड़की और चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया। पर फिर जब अम्मा उसके कमरे में आके रोने लगी तो उसे लगा बस अब उनकी इच्छाएं पूरी करके वो उन्हें ताड़ सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया, जो धारा जहाँ जहाँ ले जाना चाहती है वहीं लेकर चली जाती है। और इसी तरह से शिखा का पुनर्विवाह हो जाता है और जल्दी उसकी शादी हो जाती है। और ना ही कोई उमंग उल्लास, ना कोई धूम धड़ाका, बहुत ही सीधे साधे ढंग से। उसने वरमाला के समय में ही दूल्हे को पहली बार देखा। उसका कोई भी एहसास उसके मन में नहीं जगा। शादी की रस्मों के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं थे, बहुत कम थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वही रस्में दोहराई जा रही हैं। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी सूखी लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब तो दोहराना पड़ रहा है फिर से 7 पहले किसी और के साथ वचन और अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे, किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाई इस वचन को, ऐसा क्यों हो जाता है। पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भर के नीलेश को पकड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए शिखा की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सूनी मांग फिर से एक बार सिंदूर से जगमगाने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगने लग गया। आखिर क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब कुछ। क्यों कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं रहा जो उसके सिंदूर को बचा पाता। छोटी छोटी बातें उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ के ले गई तो फिर उसकी आंखें गीली हो गई और फिर वो विदा होकर पति के साथ उसके घर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे कभी अम्मा बाबूजी के साथ छोड़ के शैलेश के साथ चल दी थी। तब भी तो यही सब दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, इसका घर ही सब कुछ है तुम्हारा। अब यही लोग तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पे जाएगी। पर शैलेश ने तो जीते जी मोक्ष दिला दिया उसे। जीते जी उसकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी और अब यहाँ नए घर में अब फिर पति के कंधों पे चढ़ के मोक्ष की कामना करेगी। तभी दरवाजे की आहट से वो चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने नीलेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रखा है। वो क्या कहती, बस चुप ही रही।
नीलेश ने शिखा को सोफे पे बैठाया और खुद सामने सोफे पे बैठ गया। तुम परेशान हो? फिर वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शिखा, पता नहीं तुम क्यों अपराध बोध से ग्रसित हो। इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि अम्मा बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसकी सोच के मापदंडों पे तुम खड़ी नहीं उतर पाई, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर दोगी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने केवल भौतिकवादी मापदंडों के आगे तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी भावनाओं का बिल्कुल भी कद्र नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति के दिए गए कटु अनुभव को तुम जिंदगी भर सजो के रखना चाहती हो। वे एक क्षण के लिए रुका और शिखा के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है ये जीवन। हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ ऐसा घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वो दूसरे के द्वारा दी गई गलत हरकत की वजह से अपने ही अस्तित्व को मिटा डाले? क्या दूसरा अगर तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम क्या उसके लिए अपने पूरे जीवन को अभिशप्त कर लोगी? वह रोने लगी। नहीं, पर मुझे लगता है आपके साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हुई है। मैं आपके लायक तो नहीं। तुम भी बस, नीलेश बीच में बोला। अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया है जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग गया? शिखा, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तुम्हारी सहजता, सौम्यता, सब कुछ बहुत अच्छा है। व्यक्तित्व का मूल निर्माण आदमी के आंतरिक गुणों से निर्मित होता है। अगर हमारे बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत हो गए। और सही बात तो ये है कि मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की। मैंने तुम्हें देखा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, बस यही काफ़ी है। पर आज से हम नया जीवन जीने का संकल्प लेंगे। बीते हुए कल की छाया कहीं अपने जीवन पे मत पड़ने देना। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। शिखा क्या कहती, उसे ऐसा लग रहा था जीवन में छाई हुई कुहासे की परत बस धीरे धीरे हटती जा रही है। वह नीलेश से लिपट गई और उसके सीने में ही मुंह छिपा लिया। उसके आंसू निकल के नीलेश के सीने पे गिर रहे थे। उसे लगा पुरानी जिंदगी की कड़वाहट आंसुओं से धुलती जा रही है। आज शिखा बहुत खुश थी, बहुत खुश। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।